सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर, जो कि भारत में मेजॉरिटी केसेस का कारण भी रहता है। वो है टेनेंसी इविक्शन। जैसे कि हम जानते हैं, घर के अलावा दूसरा घर किराए पर ही होता है। लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, जिनका मकान या फ्लैट होता है, वह अपने उस फ्लैट को या उस मकान को उठाते हैं दूसरे व्यक्ति को पैसों के टर्म्स पे कि ठीक है, अब आप मेरे को वहाँ पे रह के पैसा देंगे तो आपको मैं ये मकान कुछ काल अवधि के लिए रहने के लिए दे देता हूँ, आप इसमें रहिए आके। यही रिलेशन होता है ना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। चलिए, अब ये मैटर कोर्ट में कहाँ से आता है? कोर्ट में तब आ जाता है जब किसी कारणवश या तो ये पेमेंट लैंडलॉर्ड तक नहीं पहुंच रहा होता है, जो टेनेंट यहाँ पे रह रहा होता है वह अपना पेमेंट टाइमली नहीं कर रहा होता, जो कि लैंडलॉर्ड को खलता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस जगह पे रहने के लिए जो हमारी हमारी और लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में बातचीत हुई थी, वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की हुई थी। जब तक आप रेंट देते रहेंगे तब तक आप यहाँ पे रह सकते हैं, सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब आप नहीं दे रहे हैं तो खाली कर दीजिए। क्योंकि जितना समय आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उतना ही समय अगर मैं किसी और को दे देता हूँ आपको खाली करवा के, तो मेरे को तो पैसा ही मिलेगा ना। कोर्ट में ये आए दिन केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि लैंडलॉर्ड एक तरफ मकान खाली कराने के लिए बोलता है कि भैया अब आप खाली कर दो, आप तो पैसे दे नहीं रहे हो मेरे को। ये बोलता है कि ये फोर्सफुल इविक्शन है, मेरे को जबरन निकाला जा रहा है, मेरे भी तो अधिकार है, मैं कहाँ जाऊँगा रहने के लिए। इस डाउट को कई केसेस में एड्रेस करा भी गया है, मगर फिर भी ये डाउट ही रहता है कि इसमें करना क्या है। अधिकार तो लैंडलॉर्ड का भी है कि अगर आप रेंट नहीं देना चाह रहे हैं, रेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो खाली करवाए। मगर अधिकार तो इस व्यक्ति का भी है कि वो जाएगा कहाँ। फोर्सफुल इविक्शन तो बिल्कुल हमारे लिए खिलाफ है। इस डाउट को क्लियर करा गया हाल ही में केरला हाई कोर्ट के केस में। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, केरला हाई कोर्ट का केस, ये बहुत ही बड़ा केस है अपने आप में। ये केस है आपका प्रमोद वर्सेस द, मैं आपको बताता हूँ उसका ओरिजिनल जो टर्म है, प्रमोद द सेक्रेटरी वर्सेस द सेक्रेटरी द सुल्तानपेट डायसियस सोसाइटी एंड अदर। और अब जानते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि क्या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रिश्ता रहता है, इस केस में क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत ही बहुत ही बढ़िया चीज़ से हुई है कि एक बहुत बढ़िया बात बताई है। अप्रॉक्सीमेट इक्वल ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इन दीज ओरिजिनल petitions may be expressed as perversions of best things to worst abuses. As Milton lined in the Paradise Lost, provisions of best things to worst abuses. तो ये इतना महत्वपूर्ण केस है कि जो किराएदार और मकान मालिक के अधिकारों पर केंद्रित है। इस केस में ये सवाल उठाया गया कि ये किराएदार कि क्या किराएदार जिसने कई महीनों से किराया नहीं दिया है, इस किराएदार ने कई महीनों से किराया नहीं दिया है, क्या फिर भी अपने मकान मालिक से जबरन बेदखली से सुरक्षा की मांग कर सकता है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने का प्रयास करा, इस एक पूरे 81 पेज में जो बात करी है कि ये किराया देना बंद कर दिया है उसने, ठीक है, अब ये बंदा किराया नहीं दे रहा है। क्या ये सिर्फ इस शर्त पे बच सकता है कि वो केस फाइल कर दे कोर्ट में जाके जबरन बेदखली का, कि भैया मुझे आप रिलीफ दीजिए क्योंकि मेरे को जबरन बेदखल करा जा रहा है मी लॉर्ड। ये है यहाँ पे इन क्वेश्चन, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट।
लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस केस में। मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं जाऊँगा, जो मैंने ओवरव्यू अध्ययन निकाला है मैं उस पर बात करूँगा, आपका भी समय बचाना है। आगे बढ़ते हैं। Disquieting is the litigative trend where a tenant takes the landlord in a lawsuit seeking protection from forcible eviction, a rhetoric unaccompanied by a real threat on facts. Real threat on facts. आगे बढ़ते हुए in many cases but without performing his fundamental obligation in law to pay the rent। मतलब ये भी तो उससे फंडामेंटल ऑब्लिगेशन, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि उसका फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ये बनता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विच ही हैज़ साइन दैट ही हैज़ टू पे द ड्यू रेंट एट द मंथ एंड as decided। The fundamental obligation to pay the rent is the plaintiff or tenant entitled to an equitable relief of injunction from eviction should the suit continue even when the plaintiff or tenant fails to pay the arrears of rent, or whether the same is liable to be aborted by a process known to law। Can pleadings be struck off in such cases as an abuse of the process of the court? Up to what extent? Law recognizes the tenant's right to continue in the building without paying the rent। तो किस हद तक आप ये कह सकते हैं कि फोर्सफुल इविक्शन की आड़ में कब तक प्रोटेक्ट करेंगे दूसरों को आप? हाउ कैन समवन जस्ट वेव अवे फ्रॉम हिज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेइंग द रेंट्स? ये लिमिटेशन, ये लाइन कहाँ खींची जाए, ये लकीर कहाँ खींची जाए जहाँ पे जाके ये तय हो सके कि ठीक है यहाँ से इससे आगे आपकी राइट्स ख़त्म है। Under the disguise of protective order obtained by alleging a threat of forcible eviction, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही बहुत शॉर्ट में, वो मतलब वही लंबे में 3 से 4 पन्नों में जिक्र करा गया है। मैंने आपको एक शॉर्ट में ओवरव्यू दी थी कहानी क्या चल रही है यहाँ पे। वही कि फोर्सिबल इफेक्शन, भैया मेरे को जबरन निकाला जा रहा है, इसकी आड़ में आप कब तक बच सकते हो। द bare minimum facts in the three or in the original petition are summarized below। ठीक है। OP serial number 2307 are more or less similar and connected। The tenants under common landlord are the petitioners herein, who are the defendant in suits OS number 200 and 202 of 2018। Both the Munshif Court Chittoor, the suits were filed by landlord for eviction, ठीक है ना, as also for realization of rent areas। In the suits, interim applications were filed under section 151 of the court for an order directing the defendants tenants to deposit the rent areas specified in the petition within a time limit stipulated by the court and to the strike of their defense। In case they failed to comply with the direction, the interim applications were resisted inter alia on the premise that section 12 of the Kerala Buildings Act 1965, hereafter referred to the Rent Control Act, cannot be made applicable to suit for eviction। तो मतलब लैंडलॉर्ड ने कहा था भैया आप खाली कर दीजिए, केस भी करा था कि आपको ये रेंट दीजिए, खाली करिए, दोनों बातें आपकी, और खाली करने की कह दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। Application was allowed in the both cases as per order produced at EXTB5, which however directed only deposit of rent areas by dependents within a period of 7 months without discussing and directing striking of the defense। On failure to deposit, the deposit was not made as directed in the XTB5 orders by both the tenants। Thereupon the plaintiff landlord filed application alleging non-compliance and seeking the defense to be struck off। डिफेंस को स्ट्रक ऑफ करने की बात की जा रही थी बार बार। It at the stage order is challenged by the petitioners defendants tenants। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आगे थोड़ा आपको बताता हूँ ओवरव्यू फिर से ही। तो इसमें फिर यही हुआ कि क्या इसमें सवाल उठ रहा है, मतलब सवाल ये उठ के आ रहा है कि किराएदार जो कि अपना किराया समय सीमा पे नहीं दे रहा है, क्या उसे कानूनी रूप से संरक्षण देना चाहिए, है ना। तो ये तो फिर अल्टीमेटली उस लॉ ऑफ द
लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो गया ना। जब मैंने या आपने किसी ने भी कागज़ पर साइन कर दिया है कि भैया ठीक है मैं इस सर्टेन डेट पे आपका इतना पेमेंट कर दिया करूँगा, तो हाउ कैन समवन जस्ट शील्ड हिमसेल्फ अंडर द एगिस ऑफ फोर्सफुल इविक्शन कि भैया हमें जबरन निकाला जा रहा है, कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहिए। और अगर ऐसा मिल रहा है, ऐसा हो जाए, तो फिर डे वन से इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस रेंट एग्रीमेंट का तो कोई वैल्यू ही नहीं बची ना। फिर तो समाज में एक इम्बैलेंस, इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, समाज में भी तो इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी एक। फिर तो डे वन से इसकी कोई वैल्यू नहीं बची, ये तो प्रथा बन गई है ना। फिर आप रेंट एग्रीमेंट तो कागज, एक बस कागज ही रह जाएगा रेंट एग्रीमेंट आपका। आगे बढ़ते चलते हैं। अब कोर्ट ने इस केस में कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर विचार किया। अब सबसे पहले केरला बिल्डिंग्स लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 1965 की जिक्र हुआ है यहाँ पे। कौन सा हुआ है? केरला बिल्डिंग्स रेंट कंट्रोल एक्ट 1965, ठीक है ना, 1965 का जिक्र हुआ है यहाँ पे। कोर्ट ने किराएदारी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें सेक्शन कौन सा 105 और सेक्शन 108 का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट है कि किराएदार का पहला कर्तव्य होता है कि वह समय पर किराया दे। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि भैया किराएदार का पहला हक तो ये है कि वो समय पर किराया दे। टाइमली पेमेंट्स ऑफ रेंट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी टू बी फॉलोड बाय अ टेनेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी दिखाया कि यदि किराएदार किराया नहीं चुकाते हैं तो उनके पास किसी भी प्रकार की सुरक्षा का हक होना तो चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है, राइट्स हैं। मकान मालिकों का कहना था कि किराएदारों को तब तक किराएदारी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वे बकाया किराया ना चुका दें। यही तो पॉइंट निकल के आ रहा है कि हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग समवन हु इज डिसऑनरिंग हिज ओन अग्रीमेंट, हिज ओन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब इस केस में एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट करे गए थे। द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहते हैं एमिकस क्यूरी को, उन्होंने भी कई बातें रखी अपनी सेक्शन 141 को लेकर, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को लेकर, ठीक है ना। ये आप अध्ययन कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय बहुत लग जाएगा वरना इसमें। एक कोई ओवरव्यू रख रहे हैं ताकि आपको भी समय बच जाए। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने नोट्स बनाए उसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं। तो अब कोर्ट ने अपने फैसले में जब पूरा इसको, सारी हियरिंग्स गई हैं, आगे तक सब बातें करी हैं, कोर्ट ने अल्टीमेटली यहाँ पे सबका सुना भी। सबमिशंस मेड बाय पीजे जयशंकर लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, है ना, सबकी बातें सुनी, सबकी अपनी अपनी बात कही। अल्टीमेटली कोर्ट ने अपना यही इसमें कहा कि किराएदार जिसने कई महीनों से किराया नहीं दिया है वह न्याय की मांग नहीं कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति किराया नहीं चुका रहा है तो उसे मकान में रहने का अधिकार भी नहीं है। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इस पूरे टेनेंसी और किराएदारी वाले कानूनों में कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा कि ये क्या कानून में लूप होल्स हैं ऐसे कि बंदा किराया भी नहीं दे रहा है फिर भी उस जगह पे एक सॉर्ट ऑफ कब्जा ही करके बैठा हुआ है ना, कि भैया मेरे को जबरन निकाला जा रहा है। ठीक है, कोर्ट ने अब इस केस पे क्लियर कर दिया सारी पक्ष सुनकर कि अगर किराया नहीं चुका रहा है तो उसे ना बिल्कुल भी नो अथॉरिटी इस मकान में रहने के लिए, उसे खाली करना चाहिए तुरंत तत्काल रूप से। ठीक है, क्योंकि उसकी पहली ड्यूटी ये बनती, अगर वो ये कोर्ट से ड्यूटी का, है ना, अब्यूज़ ऑफ पावर है, अगर वो कोर्ट से ये ड्यूटी की डिमांड कर रहा है कि मेरा भी अधिकार है यहाँ पे और कोर्ट मुझे प्रोटेक्ट करे, कोर्ट मुझे प्रोटेक्ट करे कि मेरा अधिकार है कि मुझे जबरन ना निकाला जाए, तो भैया अधिकार इसका भी ये है कि कोर्ट लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट करे कि समय से रेंट लैंडलॉर्ड तक पहुँचाया जाए। दोनों तरफ है ना। हाउ कैन यू से दैट only one person is suffering? If you are demanding your security from the court to stay eviction, to strike off eviction, then you must also expect that court will rule in favor of landlord, stating that
it is his right, his right that he should get the remunerative payment in the form of arrears of rent from the tenant which is occupying his building, occupying his flat, his land, totally based on a agreement which is duly signed by the tenant, an agreement duly signed by the tenant. आगे बढ़ते हैं और बातों पे और विषयों पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया भैया, आप अब नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बात करिए सेक्शन 111 ऑफ द TPA एक्ट provides for determination of lease. One among the modes of determination is by afflux of time stipulated in the lease, and another by issuance of notice determining the lease. A third mode of determination of lease contemplated in section 111G is relevant and is extracted here and under. क्या बोलते हैं यहाँ पे 111 में, determination of lease by forfeiture, that is to say in case the lessee breaks an express condition which provides that on breach thereof the lessor may re-enter. सेक्शन 14 क्या कहता है TPA का, provides that the lessee has been determined by forfeiture for non-payment of rent and the lessor sues to eject the lease. An option is provided for the lessee to render the rent arrears together with the interest and cost at the hearing of the suit or furnish sufficient security in which the court may pass an order relieving the lessee against the forfeiture. मतलब वो भाई ठीक है, जितना बकाया पड़ रहा है उस पर ब्याज भी दे दे और अपनी कॉस्ट पे कर दे, रह सकता है वहाँ पे, in lieu of making an order for ejectment, whereafter the lessee shall hold the property leased as if the forfeiture had not occurred. ठीक है, जितना अपना बकाया पड़ रहा है वो संरक्षण लेके कोर्ट से ब्याज से पेमेंट कर दे. द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर इज डेल्ट विद द सेक्शन 116. अब 116 में बात करी गई है होल्डिंग ओवर की, 116 में किसकी बात करी गई है, होल्डिंग ओवर की. देखते हैं क्या बात करी है. Which speaks of renewal of lease if lessor accepts rent from the lessee who remains in possession of the tenant premises even after determination of the lease. ठीक है ना, आगे बढ़ते चलते हैं. यही मुद्दा इस पूरे केस में, यही डिटेल्स चल रही है. पूरा TPA एक्ट, केरला बिल्डिंग एक्ट 1965, पूरा उसके पॉइंट्स को निकाल के डिस्कशन चला. कई बातों पे बहस हुई, कई बातों पे डिस्कशंस हुए हैं इसमें. एक बहुत डिटेल केसेस के बारे में भी बात करी है. ठीक है ना, कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स की बात करी है कि कोर्ट की शक्तियां हैं, इनहेरेंट पावर्स, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट. नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस or to prevent abuse of the process of the court. And to invoke 151, the two concepts have to be borne in mind. The first is that an order under section 151 is necessary for the end of justice. The second situation is that the order is necessary to prevent abuse of process of court. Therefore, the question which arises in answer is whether an order warranting the lessee tenant to pay deposit the rent, that is an order which is necessary for the ends of justice or to prevent abuse of process of the court, having regard to the nature and relief sought for in the suits in question. A further question which suffices for the consideration is whether the pleadings are liable to be struck off if the lessee tenant fails to deposit the admitted area of rent despite an interim order affording time for payment. वही बात आ गई, सेक्शन 51 का भी जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि क्या ये सही है कि जब वो व्यक्ति रेंट पे ही नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट अबाइडिंग बाय हिज लॉ, हाउ कैन कोर्ट गिव हिम रिलीफ. This court will refer to the scope and ambit of section 51 of the court. The necessity to bestow inherent powers on court stems from the fact that a codified law cannot provide for and cater to all and myriad circumstances which may arise in the suit. Circumstances which were in contemplation of the statute makers and taken care of and provided for. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्सेस प्रकाश चंद्र मिश्रा केस का जिक्र हुआ यहाँ पे. इन पावर्स को लेके मनोहर लाल
चोपड़ा जज साहब थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, held that thus we are the opinion that latter view is correct and the courts have inherent jurisdiction to issue temporary injunctions in circumstances which are not covered by the order 39 CPC। कई बात करी हैं, मुद्दे पे आते हैं लौट के। पूरा अध्ययन आप जरूर करिएगा एक बार अपने आप से भी, अपने पढ़ना भी चाहिए पूरे केस को। अगर आप, ये तो क्लियर हो गया अभी तक, फिलहाल इसमें ये क्लियर कर दिया, कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग द रेंट यू डोंट हैव एन अथॉरिटी टू स्टे इन इट। ख़त्म कहानी। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, क्लियर कर दिया कोर्ट ने ये, ठीक है ना। किराएदार को हमेशा समय पर अपना किराया देना चाहिए, ख़त्म बात है, क्लियर है इसमें, बिल्कुल क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर टू कट है, समय पर किराया देना चाहिए। कानूनी संरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। क्लियर है, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि प्रोटेक्शन, राइट्स, दुनिया भर की बातें, कानून वही करे यहाँ पर आके जो कि अपनी भी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है, ठीक है ना। एक सोशल बैलेंस मेंटेन रखना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया है जो अभी तक एक रोक पुलिंग चल रही थी लैंडलॉर्ड्स को लेकर भी, ये एकदम क्लियर कट कह दिया है कि लैंडलॉर्ड्स को पूरा अधिकार है कि वह अपना जो रेंट है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, ये क्लियर इसमें इस केस में कह दिया है, ठीक है। कोर्ट तभी प्रोटेक्ट करेगा आपको जब आप अपने अधिकार पूरी अपना ड्यूटीज़ सही से कर रहे होंगे, है ना, अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं। ये खुद आपका TPA, केरला बिल्डिंग एक्ट 1965 और बेसिक जूरिस्प्रूडेंस में ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि पहले तो आप अपने आप को भी देखिए ना, व्हाट आर यू डिमांडिंग फ्रॉम द कोर्ट एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टू गेट। तो मकान मालिक को भी का भी अधिकार है कि वो अपने बकाये की राय की मांग कर सकते हैं। क्लियर कट इस पूरे केस में पूरा अध्ययन करा, समझने का प्रयास करा, कई जजमेंट्स का इसमें जिक्र करा है। अब इसमें तो यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि कोर्ट का ऐसे तो मिसयूज़ हो रहा है ना, कोर्ट के एग्जिस्टेंस का। इन रानीपत म्यूनसिपालिटी वर्सेस M शमशेर खान, the following categories have been culled out as amounting to abuse of process of the court, with a caveat that list is not exhaustive. Gaining an unfair advantage, मतलब कैसे आप कोर्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। Giving an unfair advantage by the use of rule of procedure. Contempt of authority of the court by a party or stranger. Fraud or collusion in court proceeding as between parties. Retention of a benefit wrongly received. Resorting to and encouraging multiplicity of proceedings. Presence of witness during the examination of previous witness. Institution vexatious, obstructive or dilatory actions. Executing a decree manifestly at variance with its purpose and intent. कई बातें इसमें बताई गई। कोर्ट का तो मिसयूज ही है ना ये तो। अब जो कोर्ट ने पूरा इसको डीपली अध्ययन करा तो ये निकल के आ रहा था कि ऐसे तो आप यू आर नॉट अबाइडिंग बाय एनी ड्यूटी विच यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू एंड यू आर जस्ट स्ट्रेट अवे कमिंग टू द कोर्ट। इसमें एग्जिबिट्स की बात करी हुई है, एग्जिबिट्स P1 सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं और क्या क्या कोर्ट में लगाया गया है। ओवरऑल गोइंग थ्रू various details of the case, concluding it, we are now clear that going through Kerala Buildings Act 1965, Kerala Buildings Act 1965 and Transfer of Property Act TPA, okay, especially section 105 and 108. There are various sections talking about rights and obligations of the landlords and tenants.
also it was discussed regarding the section 111, that is about forfeiture of rights, forfeiture, इस पर भी बात करी है, forfeiture पे बात करी है, ठीक है ना। डिसीजन क्या आ रहा था, कोर्ट ने कंक्लूड द टेनेंट हु फेल्स टू पे रेंट्स कैन नॉट क्लेम एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट इविक्शन, फेलिंग टू पे द रेंट कैन नॉट क्लेम एन इंजंक्शन, cannot claim an injunction to prevent eviction, ruling that a tenant must perform the fundamental duty of paying rent to seek any equitable relief like an injunction. And if you want an injunction, an equitable relief like injunction, you have to pay the rent. First, you fulfill your duty which you are being obligated to do. Then you can demand relief from the court. As simple as that. And court also allowing the landlord's application for tenants to deposit rents areas with received time. Okay, कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि लैंडलॉर्ड्स कैन डिमांड their rents very strongly, and failure to comply could result in striking off their defense. It's clear cut. Now no tenant can just rush to get an injunction preventing the eviction. Okay, no, claiming that there is a threat of forcible eviction. Kerala High Court has made it clear, and it will be a landmark. It will be a landmark. तो इस केस में इतना ही है। आशीष रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे कोई नई केस के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। थैंक यू।